नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या खास है आज योर मनी में। रंगों को देखकर होगा म्यूचुअल फंड में निवेश, प्रोडक्ट लेबलिंग के जरिए क्या होगा निवेशकों को फायदा, करेंगे चर्चा डिटेल में योर मनी में आज। रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए देंगे कुछ आसान टिप्स। पोर्टफोलियो में फंड का सिलेक्शन है अच्छा, फिर भी क्यों जरूरी है कुछ फंड को पोर्टफोलियो से हटाना, ये सब जानेंगे योर मनी में आज। अब आप रंग देखकर म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट की सेहत परख सकेंगे। म्यूचुअल फंड स्कीम के एप्लीकेशन फॉर्म पर रंग देखकर उससे जुड़ी रिस्क का पता आपको चल पाएगा। आज से हर म्यूचुअल फंड कंपनी को अपनी स्कीम के नाम के साथ रंगों को भी छापना होगा। ये रंग ही बताएंगे कि स्कीम कितनी रिस्की है। जैसे अगर स्कीम के साथ नीला चिन्ह हो तो इसका मतलब होगा कि इसमें सबसे कम रिस्क है और पैसा डेट और फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान में लगेगा। पीले रंग का मतलब है कि स्कीम में औसत रिस्क है और इसके पैसे मंथली इनकम प्लान बैलेंस फंड में लगाए जाएंगे। और भूरे रंग इस बात का संकेत होगा कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम शेयरों में पैसे लगाएगी और इसमें रिस्क सबसे ज्यादा होगा। तो आखिर म्यूचुअल फंड की कलर कोडिंग के क्या मायने हैं और इस प्रोडक्ट लेबलिंग के जरिए म्यूचुअल फंड के निवेशकों को क्या फायदा होगा, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे फिलहाल जुड़े हुए हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी। हेमंत, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि मिस सेलिंग को रोकने के लिए सेबी ने प्रोडक्ट लेबलिंग की यहाँ शुरुआत की है आज से। एक आम निवेशक के नजरिए से अगर मैं समझना चाहूं तो इसका मतलब क्या है? देखिए कविता, क्या है कि म्यूचुअल फंड जो है उनको बहुत ही एक सिंपल और एक सरल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उसमें टैक्स बेनिफिट्स हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ओपन एंडेड फंड्स हैं। आप चाहें तो जब भी पैसा निकाल सकते हैं और जब भी चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको एनएवी मिल रही है, तो इसको बहुत ही सरल और जैसा मैंने कहा सिंपल ऑप्शन माना जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स हैं, जैसा मैंने कहा बहुत सारी ऑप्शंस हैं वहां पे, उनमें इन्वेस्ट करना इन्वेस्टर के लिए इतना आसान नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है म्यूचुअल फंड में कि 3 एसेट क्लासेस यानी इक्विटी, डेट और गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हर एक एसेट क्लास में अगर हम इक्विटी की बात करें तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इंडेक्स फंड है, सेक्टर फंड है, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, बहुत तरह के फंड है। तो किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए ये डिसाइड करना जरा मुश्किल हो जाता है कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करें। सेबी की जो कोशिश है ये जो प्रोडक्ट लेबलिंग और कलर कोड की, उससे ये करना की कोशिश है कि इन्वेस्टर के लिए स्कीम को पहचानना कि वो स्कीम क्या ऑफर करती है, क्या वो उनके लिए सूटेबल है कि नहीं, और उसमें किस तरह का रिस्क वो ले रहे हैं। ये कोशिश की जा रही है आज से जो प्रोडक्ट लेबलिंग है और जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं स्कीम सिलेक्शन में, उसको कुछ हद तक ये डेफिनेटली ये जो प्रोसेस है सिंप्लीफाई करेगा। यानी आज के बाद अगर कोई आपको बोलता है कि ये प्रोडक्ट में रिस्क नहीं है, तो अगर आप लेबल देखें या कलर कोड देखें और वहां पे आपको दिख रहा है ब्राउन कलर है इसमें, इसका मतलब है कि वहां पे हाई रिस्क है। और अगर ये इसमें मान लीजिए येलो है तो मीडियम रिस्क है, और अगर ब्लू है तो रिस्क कम है। तो कुछ हद तक कोशिश की जा रही है कि इस प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। मुझे लगता है एक आम निवेशक के लिए कुछ मदद डेफिनेटली होगी प्रोडक्ट को समझने में और ये देखने में कि वो प्रोडक्ट उनके लिए सूटेबल है कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे किस कलर का मतलब क्या होता है। किस कलर का मतलब ये होगा कि वो फंड इन पर्टिकुलर फंड्स में पैसे निवेश करेगा। देखिए ये तीन कलर कोड्स हैं यहाँ पे। एक है ब्लू जिसमें कैपिटल का लो रिस्क है, दूसरा है येलो जहाँ पे कैपिटल का मीडियम रिस्क है, और तीसरा है ब्राउन जहाँ पे कैपिटल का हाई रिस्क है। ब्लू जो कलर वाली जो स्कीम्स हैं वो डेट फंड्स होंगी, और जो येलो है वो हाइब्रिड फंड्स होंगी, यानी जो एक से ज्यादा एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगी। और जो ब्राउन वाली है वो है हाई रिस्क की, यानी जो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं
उसमें इन्वेस्ट करेंगी। तो इस तरह से इन कलर कोड्स को डिफाइन किया गया। लेकिन हेमंत, यहाँ पे ऑनलाइन अगर कोई म्यूचुअल फंड खरीदना चाहता है तो क्या कलर कोडिंग का ऑप्शन उन्हें मिल पाएगा ऑनलाइन? मुझे लगता है मिल पाएगा, क्योंकि अभी जो ऑप्शन है यहाँ पे, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है या जो एवरेज ऑफर डॉक्यूमेंट फॉर्म है या स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, स्कीम की जो एडवर्टीजमेंट्स होंगी, हर जगह पे इन कोड्स को स्पेसिफाई करना होगा। तो आई थिंक जो भी ऑप्शन रहेंगी इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने की, वहां पे ये कलर कोड्स अवेलेबल होंगे और इन्वेस्टर देख पाएंगे कि किस तरह का रिस्क जो है जिस फंड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे होने वाला है। तो यानी ऑनलाइन इन्वेस्टर्स को जरूर कलर कोडिंग यहाँ पर पता चल पाएगी अगर वो ऑनलाइन भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि इतनी सारी जितनी भी जहां पे भी फॉर्म मिलता है या फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वहां पे ये कलर कोड होने जरूरी है। यहाँ पर आगे और समझना चाहेंगे आपसे हेमंत, अब कलर कोडिंग तो सिर्फ आपके रिस्क प्रोफाइल को यहाँ पर इंडिकेट करती है, काफी हद तक आपका जो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा कलर कोडिंग के जरिए, लेकिन एक निवेशक के लिए शायद बहुत जरूरी है किसी स्कीम का नेचर और ऑब्जेक्टिव भी समझना कि सिर्फ कलर कोडिंग से सिलेक्शन करना सही होगा आपके मुताबिक? देखिए, ऐसा है जैसे मैंने पहले कहा, म्यूचुअल फंड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है इन्वेस्टर को, और शायद कभी कभी वो उनके लिए थोड़ी मुसीबत भी बन जाती है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन को वो एनालाइज नहीं कर पाते हैं। ये जो प्रोडक्ट लेबलिंग का जो प्रोसेस है, इसमें नेचर ऑब्जेक्टिव जो है एक एक लाइन में बताया जाएगा। मान लीजिए अगर कोई डेट फंड है तो उसमें लिखा जाएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू जनरेट रेगुलर इनकम, और किस तरह के वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। यानी वहां पे लिखा होगा कि ये जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या डेट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, और उसके साथ में एक कलर कोड भी होगा जैसे मैंने कहा। तो एक एक लाइन में इन चीज को डिफाइन किया जाएगा कि ये फंड क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, कहाँ पे ये इन्वेस्ट करने वाले हैं और किस तरह का आप रिस्क ले रहे हैं। तो इन्वेस्टर को क्या करना है कि अपने ऑब्जेक्टिव को इन फंड से मैच करना है और ये देखना है कि वो अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो उस फंड में वो जाएं। लेकिन ये अपने आप में पूरी तरह का सोल्यूशन नहीं है। देखिए, ये सिर्फ ये बताएगा आपको कि किस तरह का रिस्क आप ले रहे हैं और ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, इक्विटी फंड के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं। एक तो इक्विटी का रिस्क, उसके अंदर अगर आप सेक्टर फंड में जा रहे हैं तो वहां पे कलर कोड तो एक ही रहेगा, ब्राउन। वो आपको ये नहीं बता रहा है कि इस सेक्टर फंड में या किसी थीमेटिक फंड में जाएंगे तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास का रिस्क और भी उससे आगे ज्यादा रिस्क यहाँ पे है, क्योंकि उनकी नेचर इस तरह की है। तो ऐसा नहीं है कि इन प्रोडक्ट लेबलिंग और कलर कोड से सारी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर को मिल जाएगी। मुझे लगता है ये पहला सही स्टेप है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को थोड़ी मदद होगी ये जानने में कि वो किस तरह का प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में पूरी तरह से सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपनी एसेट एलोकेशन देखनी है, किस एसेट एलोकेशन कहाँ पे किस एसेट क्लास में आपको इन्वेस्ट करना है, और ये सब देखने के बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। एसेट एलोकेशन पर ही यहाँ पर आते हैं हेमंत, उसी की बात करते हैं। कोई अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहे तो किस तरह की प्लानिंग उन्हें करनी चाहिए? क्या इक्विटी में पैसे डालने चाहिए, कितना उनको डेट मार्केट में डालना चाहिए? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप जरा समझाइए यहाँ पर। देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लान होनी चाहिए। यानी आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको डिफाइन करना है। उसमें शॉर्ट टर्म भी होंगे, लॉन्ग टर्म भी होंगे, मीडियम टर्म भी होंगे। जब आप वो डिसाइड करते हैं, साथ में आप डिसाइड करते हैं कि आपका टाइम होराइजन कितना है और आपका कितना टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड कराएगा कि किस तरह की एसेट एलोकेशन होनी चाहिए। यानी जो लॉन्ग टर्म का है, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव है रिटायरमेंट प्लानिंग है, चिल्ड्रन एजुकेशन है, आपको मालूम है कि आपके पास 15, 20, 25, 30 साल का समय हो सकता है, उस समय में आप इक्विटी में पैसा लगाइए। मीडियम टर्म है तो आप बैलेंस फंड में पैसा लगाइए। शॉर्ट टर्म है तो या मीडियम में भी वहां पे आप डेट फंड को देख सकते हैं। तो आई थिंक ये टाइम होराइजन के हिसाब से डिसाइड करना जरूरी है। अगर आप इक्विटी को शॉर्ट टर्म के लिए लगाएंगे तो आप डेफिनेटली कैपिटल का रिस्क ले रहे हैं। इसी तरीके से आपको डिसाइड करना है, जैसा मैंने कहा, टाइम होराइजन, आपका गोल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही एक प्रोडक्ट सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर जो आपको सलाह दी जा रही है फिलहाल हेमंत के जरिए वो ये है कि अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को आप बिल्कुल ध्यान में रख के ही अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कीजिए। और जहां तक प्रोडक्ट लेबलिंग की बात है, जहां तक कलर कोड्स की बात है, तो इससे आपका जो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन है वो काफी हद तक सिंप्लीफाई तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी किसी स्कीम को या किसी फंड की ऑब्जेक्टिव और नेचर आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप निवेशक है और आपके पैसे उसमें लग रहे हैं। जितना अच्छे से आप उस फंड को समझ सके, अपने गोल्स के मुताबिक उसे समझिए और उसके मुताबिक उसमें इन्वेस्ट कीजिए। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ।
प्योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब देंगे हेमंत सुस्तिगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। यहाँ मिस्टर आसिफ सांगली महाराष्ट्र से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग आसिफ, अपना सवाल पूछिए। उससे पहले अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या करते हैं, कितना कमाते हैं और कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आसिफ? हाँ जी आसिफ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताइए अपने बारे में कुछ, आप क्या करते हैं, क्या उम्र है आपकी और आपके परिवार में कौन कौन है। जी मैं बेसिकली मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ और सांगली में यहाँ पे एक ऑटो डीलरशिप में जॉब करता हूँ। अच्छा, आप कितना कमाते हैं। मंथली मैम 13,500 मैं मतलब कुछ फुल पेमेंट है मुझे। ठीक है, ठीक है। और आप बचा कितना पाते हैं, इन्वेस्ट कितना करना चाहते हैं। आई बिलीव आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत अब करना चाहते हैं, राइट। आपने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है। जी नहीं मैम। तो आप कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहेंगे हर महीने। पर मंथ 6,000। तो यहाँ आसिफ आपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट तो डिसाइड की हुई है, लेकिन क्या आपके कोई गोल्स भी हैं जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। नहीं ऐसे कुछ नहीं मैम, लेकिन अभी कैसा है और मतलब मुझे एक लड़की है, उसके एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए ऐसे अभी सर्टन ऐसे कुछ अमाउंट मैंने फाइनलाइज नहीं की मैं। लेकिन कोई टाइम होराइजन, जैसे कि आपकी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए तकरीबन कितने सालों के बाद आपको कितने पैसों की जरूरत होगी, कोई अंदाजा तो होगा। नहीं सॉरी मैम, लेकिन अभी तो सिर्फ वो 2.5 साल की है और अभी से मतलब मैंने कुछ ऐसे परफेक्ट ये नहीं किया, लेकिन इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे साथ यहाँ पर हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हेमंत सुस्तिगी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हेमंत, तो आसिफ एक बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टर हैं, 6,000 रुपए महीना ये लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या सलाह देंगे आप। इनकी 2.5 साल की बेटी है, उसकी पढ़ाई और उसकी शादी के लिए इन्हें पैसे चाहिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए भी ये पैसे चाहते हैं। हालांकि अभी तक टाइम होराइजन डिसाइड नहीं किया है, साथ ही कितने पैसे चाहते हैं वो भी अभी तक क्लियर नहीं है अपने गोल्स को लेकर। नहीं, मुझे लगता है वहीं से उनको शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसा मैंने पहले शो में कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आपको करना है, सबसे पहला प्रोसेस है कि अपने गोल्स को आप एस्टैब्लिश कीजिए। इन्होंने कहा है कि ये गोल्स उन्होंने कुछ डिफाइन तो मतलब कुछ आइडेंटिफाई तो किए हैं, लेकिन ठीक से उनको एस्टैब्लिश नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा ये अपने जितने भी गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उनको एस्टैब्लिश कर लें। उससे क्या होता है कि एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया किस तरह के गोल्स हैं, तो आपके पैसे को कहां जाना है उसको थोड़ी डायरेक्शन मिलती है। उसके साथ में आपको ये भी डिसाइड करना है कि कितना समय के बाद आपको ये पैसा लगेगा और कितना पैसा लगेगा। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप ये तीनों लिए बिना अगर आप अपना प्रोसेस शुरू करेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके पास एक डिफाइंड टाइम होराइजन नहीं है। मान लीजिए आपने इक्विटी में अगर इन्वेस्ट किया और जैसे ही आपने देखा कि मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी है तो आप घबरा जाएंगे और आप कोशिश करेंगे कि पैसा वहां से निकाल लें। तो डिफाइंड टाइम होराइजन लेके चलना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मेरी सलाह इनको ये है कि जितने भी अपने गोल्स हैं उनको लिस्ट आउट करें, उनके सामने कितना समय है, उनके पास कितना टारगेट है, ये अचीव करें। ये उसके बाद क्या होगा कि डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरह की एसेट क्लास में इनको इन्वेस्ट करना है। देखिए, एज एन इन्वेस्टर हम गलती क्या करते हैं कि हम सीधा प्रोडक्ट के ऊपर चले जाते हैं, वो सही नहीं है। पहले हमको डिसाइड करना है कितना पैसा लॉन्ग टर्म का है इक्विटी में, कितना बैलेंस फंड में है, कितना डेट में। वो करने के बाद ही आप अपना फंड को डिसाइड कीजिए। और फंड की जहां तक बात है, जैसा मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कीजिए। वहां पे भी कोशिश कीजिए कि वेल डाइवर्सिफाइड फंड हो। शुरुआत में जो सेक्टर थीमेटिक एग्रेसिव फंड, मिड कैप फंड्स में पैसा मत लगाइए, वेल डाइवर्सिफाइड फंड में पैसा लगाइए ताकि आप एसेट क्लास को समझ सकें। उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा इनको कि रिस्क मैनेजमेंट जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये फाइनेंशियल प्लान तो बना लें, लेकिन इंप्लीमेंट से पहले मैं चाहूंगा कि ये अपने रिस्क मैनेजमेंट को देख लें। इसमें 3 चीजें शामिल हैं। एक तो इनका लाइफ इंश्योरेंस कवर, उसके लिए एक तो क्वांटम सही होना चाहिए और दूसरा सही प्रोडक्ट होना चाहिए। और लाइफ इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है एक टर्म प्लान। इनकी जो इनकम लेवल की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, मुझे लगता है करीब उनको 25 लाख का एक टर्म प्लान लेना चाहिए। यहाँ पे कुछ टर्म प्लान में इनको बता सकता हूँ जो ये कंसिडर कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रू का आई केयर देख सकते हैं, क्लिक टू प्रोटेक्ट है एचडीएफसी का देख सकते हैं और ई टर्म है कोटक इंश्योरेंस का। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। इनकी एक छोटी फैमिली है, यंग फैमिली है, तो ये एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं, ये उनके लिए सही रहेगा। और
तीसरा इंपॉर्टेंट है, एक इमरजेंसी फंड बनाइए जो करीब आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर होना चाहिए। इसका फायदा यह है कि जब आपने एक थोड़ा इमरजेंसी फंड बना के रख दिया, तो अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आपको आती है जहां पे एक थोड़ा बड़ा अमाउंट आपको जरूरत पड़े, तो आप अपने जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसको आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इन्होंने कहा ये 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, कुछ पैसा इसका डेफिनेटली वो इंश्योरेंस प्रीमियम में जाएगा, और कोशिश करें पहले ये अपना एक इमरजेंसी फंड। तीसरा स्टेप, जैसा मैंने पहले कहा, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। नहीं तो ये एक हैपहज़र्ड तरीका होगा, ये सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इनको डेट फंड में जाना है कि इक्विटी फंड में जाना है। तो मुझे लगता है अगर ये प्रोसेस अगर ये फॉलो करें तो डेफिनेटली इनके लिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट सक्सेस डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। तो जैसे कि अब अगर आसिफ अपना टाइम होराइजन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो जैसे कि आपने कहा कि इनके पास एक वेल बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, तो कोई फंड्स के नाम आप उसी लिहाज से सजेस्ट करना चाहेंगे यहाँ पर आसिफ के लिए? देखिए, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसा इन्होंने कहा कि बच्ची की पढ़ाई के लिए और अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहें, तो कुछ एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड मैं इनको बता सकता हूं। जैसे HDFC इक्विटी फंड देख सकते हैं, ICICI प्रू का एक फोकस फंड है वो देख सकते हैं, IDFC प्रीमियर इक्विटी है, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी, ये कुछ 3-4 फंड हैं जो वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। इनमें से कुछ फंड लीजिए। अगर 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है खाली 2 ही फंड इनके लिए बहुत रहेंगे। एक लार्ज कैप फंड ICICI फोकस ब्लू चिप फंड जो देख सकते हैं, और दूसरा IDFC प्रीमियर इक्विटी। इससे शुरुआत करें और आगे जाके और फंड इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसके बीच में भी इनकी जरूरतें होंगी, चाहे वो मीडियम टर्म की होंगी या शॉर्ट टर्म की होंगी, उनको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और उनके लिए भी सही फंड चुनना बहुत जरूरी है। तो आसिफ, यहाँ पर आपको सलाह सबसे पहले तो ये दी जा रही है कि अपना टाइम होराइजन आपको आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे कि आपको अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए पैसे चाहिए, तो कितनी अवधि में आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, सबसे पहले तो आप वो डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद अपने पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आप प्लान कीजिए। लेकिन उससे पहले आपको अपने लिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। 25 लाख का टर्म प्लान आपको लेना है अपने लिए। ICICI प्रो आई केयर यहाँ पे आपको सजेस्ट किया जा रहा है। साथ ही कोटक लाइफ इंश्योरेंस और क्लिक टू प्रोटेक्ट टर्म प्लान भी आपको यहाँ सजेस्ट किया जा रहा है। और अपनी फैमिली के लिए आप एक फैमिली फ्लोटर भी ले लीजिए। क्या आपको और कोई सवाल है आसिफ? जी नहीं मैम, लेकिन मुझे एक बात जाननी थी कि अभी सर ने कहा कि 2 फंड में हम मतलब किसी भी डाइवर्सिफाइड फंड में मैं इन्वेस्ट करूं, तो सर्टेन अमाउंट, ये अगर हम 6,000 का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना, मतलब अभी टर्म प्लान का तो ईयरली एक प्रीमियम रहेगा, वो पकड़ के चलेंगे हम। और ये फैमिली फ्लोटर और ये जो सर ने जो अभी इक्विटी के जो फंड जो बताए हैं, जी, इसमें से कितना कितना पैसा अभी स्टार्ट करूँ इसमें इन्वेस्ट करने के लिए? तो हेमंत, क्या इनको 6,000 में से ही पैसे निकालने पड़ेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने पोर्टफोलियो के लिए? जी बिल्कुल कविता, वहीं से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 6,000 रुपए अगर ये मान लीजिए महीने का इन्वेस्ट कर पाते हैं, और अगर इनका इंश्योरेंस प्रीमियम मान लीजिए तकरीबन 5 या 6,000 भी आता है, तो 500 रुपए महीना हो गए। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा जो हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा जाएगा, और लगा लीजिए 1,000। तो अगर 1 या 1,500 पहले अगर इंश्योरेंस पे जाए तो सबसे पहले उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इनको क्या देखना है कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, कि अगर ऐसा कोई अनफॉर्चूनेट सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं जहां पे अगर इनको कुछ होता है, तो फैमिली को प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। वहां से निकाल के उसके बाद जो पैसा बचे वो ये फंड में इन्वेस्ट करें। पहले जैसा मैंने कहा, पहले इंश्योरेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आसिफ आपको अपने सभी सवालों का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। और योर मनी में भी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद करेंगे चर्चा रिटायरमेंट प्लानिंग पर। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं हेमंत सुस्तिगी। अगला सवाल लेते हैं। संतोष शेलके ने हमें ईमेल भेजा है। उन्हें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है अपनी। 23 साल में 1 करोड़ रुपए चाहते हैं और टैक्स सेविंग फंड में निवेश करना चाहते हैं। तो हेमंत, हम क्या सलाह देंगे संतोष को यहाँ पर? देखिए कविता, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि 23 साल का उनके पास टाइम होराइजन है,
और इनका गोल जो है वो रिटायरमेंट प्लानिंग का है। जैसा मैंने पहले एक शो में कहा कि इतने लंबे समय के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका फोकस ऐसी एसेट क्लास पे होना चाहिए जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, और इसके लिए इनको मुझे लगता है इक्विटी वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स देखने चाहिए। अगर हम यहाँ पे 12% का रिटर्न अगर मान के एज्यूम करके चलें तो मुझे लगता है करीब उनको 7,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपना गोल अचीव करने के लिए। इन 7,000 के लिए ये 2 फंड रख सकते हैं। उनमें एक आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप जो एक प्योर लार्ज कैप फंड है, लेकिन ये बाकी लार्ज कैप फंड से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेटेड होल्डिंग होती है, बट ये बहुत ही क्वालिटी फंड है, वो देख सकते हैं। और एक आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी में चाहे तो 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने 7,000 रुपये इन्वेस्ट करें। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा क्योंकि ये इक्विटी फंड्स हैं, इसमें उतार चढ़ाव होगा। ऐसा कई बार लगेगा उनको मार्केट में कि हमें कुछ अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो जैसा अमूमन देखा गया है कि इन्वेस्टर्स उसमें घबरा के पैसा निकाल लेते हैं या फिर एसआईपी बंद कर देते हैं। वो ना करें। यहाँ पे की फैक्टर ये है क्योंकि इनके पास 23 साल का समय है और इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो टाइम कमिटमेंट चाहती है, तो अगर ये इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें तो बिल्कुल सही रहेगा उनके लिए, डेफिनेटली अपना गोल अचीव कर पाएंगे। डिसिप्लिन मेंटेन करने की जरूरत है यहाँ पर इनको। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत, इसी के साथ तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।